हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड के लिए सेकंड पेपर मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। आप सभी लोगों का जो एग्जाम का कैलेंडर है आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। सितंबर माह में आपका एग्जाम है। तब तक अपन जो है लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप सभी लोग जो हैं, उम्मीद है इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। आप सभी को 2025 नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि आज 3 जनवरी को अपन क्लास ले रहे हैं, 1 और 2 जनवरी को अपनी क्लास नहीं हुई है। तो सब मैंने कल बता दिया था वीडियो के अंदर कि अपनी क्लासें पुनः शुरू होने जा रही है। कई विद्यार्थी चिंता में आ गए थे, सर क्लास होगी नहीं होगी। भाई होगी, क्लास क्यों नहीं होगी है? क्लास तो होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो, तो हम लास्ट क्लास में ये देख रहे थे कि वर्धमान फलन और हास्यमान फलन यानी इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब इससे आगे अपन बात करते हैं आज, और इस टॉपिक को अपन बहुत ही जल्दी अब समाप्त करने वाले हैं। काफी समय हो गया इस टॉपिक को पढ़ते हुए, है ना। अब आपको भी लग रहा होगा कि सर पता नहीं कब तक ये पढ़ाने वाले हैं, तो अब ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, चिंता मुक्त रहे। टॉपिक आज का डालिएगा आवृत्ति फलन, जिसे कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। आवृत्ति फलन, और आवृत्ति फलन का मतलब होता है पीरियोडिक फंक्शन। किसकी बात करेंगे? पीरियोडिक फंक्शन की बात करने वाले हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज का पुनरावृत्ति करना। किसी चीज का क्या करना है? पुनरावृत्ति करना, रिपीटेशन होना। समझ में आई बात? तो हम ये कह सकते हैं गणित की भाषा में कि फलन है हमारे पास में, कोई एक ऐसा फंक्शन है एफ एक्स, वह आवृत्ति फलन कहलाएगा अगर उसके अंदर एक्स की जगह पर एक कोई ऐसी और वैल्यू पुट कर दें कि वापस से वही वैल्यू आ जाए, फिर वापस से कोई एक और वैल्यू पुट करे वही वैल्यू आ जाए। उसको जो है अपन क्या कह देते हैं? आवृत्ति फलन कहते हैं। कैसे? देखिएगा, सपोज करो हमारे पास में एक एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। इस एफ एक्स में हमने क्या करा, अब की बार यहां देखो एक्स है, इस एक्स को अपन ने रिप्लेस कर दिया इस बार एक्स प्लस पी से। पी मेरा नाम प्रवीण है इसलिए मैंने पी लिया। आप चाहो तो अपने नाम के अनुसार, किसी का नाम सीता हो तो एस से ले लेना, किसी का नाम विशाल हो तो वी ले लेना, किसी का नाम काजल हो तो के ले लेना, कुमकुम हो तो के ले लेना, सरस्वती हो तो एस ले लेना, है ना। सेजल हो तो एस ले लेना, जो आपकी इच्छा हो, जैसे नाम हो आपके, है ना। राम लक्ष्मण सीता हरि भरत, जो भी जैसे भी नाम है आपके, उस नाम के अनुसार फर्स्ट वर्ड अपन ले सकते हैं समझने के लिए। अब मैंने x की जगह क्या पुट किया? x प्लस पी। तो सपोज करो ये हो गया x प्लस पी। जब एफ एक्स प्लस पी ये पुट किया मैंने x की जगह, तब भी वापस से जो आंसर आएगा वो वही आएगा जो एफ एक्स से आ रहा था। तो जब आपने x की जगह पर x प्लस पी पुट करा, वापस से एफ एक्स ही आ गया। तो ये जो p है, ये जो आपका p आया है, ये p क्या कहलाएगा? तो ये p जो है इसका आवर्त कहलाएगा। टाइम पीरियड कहते हैं जिसे अपन, आवर्त काल यानी टाइम पीरियड। तो आवर्त का मतलब हो जाएगा पीरियड। तो ये है अपना पीरियड। क्यों? इस p को ऐड करने पर फलन वापस से कहां जा रहा है? जहां पहले था। अब इसी प्रकार से अगर मैं इसकी जगह x प्लस पी की जगह, सपोज करिए मैं कर देता हूं x प्लस पी की जगह x प्लस टू पी। क्या? x प्लस टू पी। तो x प्लस टू पी पर भी वापस से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जो एफ एक्स का है वही। तो इसका मतलब यहाँ पी ऐड किया तब भी वही, यहाँ पी ऐड किया तब भी वही। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फलन में आप पी पी करते हुए एक्स के मान को बढ़ाते जाओ, लेकिन आंसर हमेशा क्या आएगा? वही आने वाला है। तो हम आवृत्ति फलन का मतलब समझ गए होंगे कि एक निश्चित अंतराल के बाद में, अब वो निश्चित अंतराल कौन सा है? ये पी ही है, ये अंतराल ही है। इस अंतराल के बाद रिपीटेशन हो रहा है वहां पर। यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? पी का। तो मतलब जो ये अंतराल है वो पी है। ये जो अंतराल है, जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है? पी का है। और पी पी के डिफरेंस पर जो है फलन अपने वही मानों को दोहरा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद इसके प्रत्येक मान की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। तो उसे या ऐसे फलन को अपन क्या कह देते हैं?
आवर्ती फलन कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये पीरियोडिक फंक्शन जो है आपके दिमाग में चला गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं एज ए एग्जाम्पल। मैं यहाँ इसको ऊपर रख रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करिए, तब तक मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा फलन या आवर्ती फलन, आवर्ती फलन वह फलन होता है जो एक निश्चित, निश्चित यानी डेफिनेट, ठीक है, फिक्स, निश्चित अंतराल के बाद, अंतराल के बाद बाद प्रत्येक प्रत्येक मान का, प्रत्येक मान का क्या करेगा? तो प्रत्येक मान की पुनरावृत्ति, प्रत्येक मान का पुनरावृत हो जाएगा फिर तो प्रत्येक मान की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो आवर्ती फलन वह फलन होता है जो एक निश्चित अंतराल के बाद प्रत्येक मान की पुनरावृत्ति करता है या होती है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर जो, यहाँ पे देखिए आप रिपीटेशन हो रहा है ना, एफ एक्स वापस से आ रहा है, तो ये जो P है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ जो आपका P है, इसकी जगह जनरली जो किताबों के अंदर है वो टी वर्ड यूज किया जाता है, कैपिटल टी, लेकिन जरूरी नहीं है आप टी ही यूज करें, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कर सकते हैं। टी इसलिए किया जाता है क्योंकि ये फिजिक्स में जब अपन आवर्त काल की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो टी यूज किया जाता है, इसलिए वहीं से ये टी ले लिया हमारे मैथमेटिशियंस ने। लेकिन यहाँ पर जो है पी या फिर आप टी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टी जो है वो क्या कहलाएगा? एक धनात्मक संख्या होगी, या हम ये कह सकते हैं कि न्यूनतम मान है फलन का, जहां से ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा? आवर्त कहलाता है, पीरियड। तो यहाँ पी या टी आवर्त, ठीक है, आवर्त है। क्या है? आवृत है, यानी पीरियड है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों को? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अभी अपन आगे देखेंगे एग्जांपल, जैसे साइन एक्स होता है, और साइन एक्स की वैल्यू आपको पता है कि साइन की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में, और फिर उधर 0 से लेकर -1 के बीच। इसका मतलब -1 से लेकर 1 के बीच में ही तो रिपीटेशन होगा बार बार संख्याओं का। ठीक है, तो ये जो है आपका आवृत्ति फलन हो गया। ऐसे कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, इन सब की आपको पता ही है रेंज फिक्स होती है, उन्हीं रेंज के अंदर अंदर ये सब घूमते रहते हैं। तो आवर्ती फलन या आवर्त फलन, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद में इस पर आधारित कुछ दो चार पॉइंट है जो हमारे से सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अपन उनकी बात करेंगे। ठीक है, चलो देखिए, बात करते हैं। पहला पॉइंट अपने पास में है, तो पहला पॉइंट है कि यदि फलन एफ एक्स का आवर्त, फलन है हमारे पास में कोई एफ एक्स, उसका अगर आवर्त टी हो, आवर्त टी हो, तो अब अगर एफ एक्स का आवर्त क्या है? टी, तो अगर मान लीजिए इस एक्स की जगह पर आपने फलन के अंदर क्या कर दिया? एन का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी, तो देखिए मैं अलग अलग अब सब यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे एफ एक्स एन हो जाए, तो इसका जो आवर्त होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो आवर्त हो जाएगा टी बाय एन। ठीक है, अगर एक्स की जगह पर आपने एक्स एन कर दिया, तो आवर्त काल में भी एन का भाग दे देंगे, गुणा किया है तो क्या करेंगे? भाग देंगे। ऐसे ही मान लो आपने x के अंदर n का भाग दे दिया, तो क्या हो जाएगा? तो आवर्त काल जो है वो t से गुणा हो जाएगा, मतलब जो n है वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो अगर गुणा किया है x में, तब तो भाग देना है आवर्त काल में, और अगर x में भाग दिया है तो आवर्त काल में गुणा कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि आप सीधे ही फलन को रिप्लेस कर दो इस प्रकार के किसी एक रेखिक समीकरण से, ax प्लस बी से।
ऐसा अगर हो जाए तो आपका जो टाइम पीरियड है वो टी का टी ही रहेगा, लेकिन आप जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, एक्स का गुणांक होगा, उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? सपोज करिए हमारे पास में ऐसा कोई छोटा सा एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए उदाहरण के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन कि मान लो साइन एक्स है। अब साइन एक्स है तो साइन एक्स का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? तो साइन एक्स का जो आवृत है, टाइम पीरियड नहीं आवृत, पीरियड, ठीक है, तो वो 2 पाई है। साइन एक्स का जो आवृत है वो कितना है? 2 पाई है। अब सपोज करो आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए साइन 2x का कितना होगा। तो साइन 2x में क्या हो जाएगा? देखो x में अपन ने क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब जो आवृत होगा उसमें आप क्या कर दोगे, 2 का डिवाइड कर दोगे। इसका मतलब 2 पाई में आप 2 का भाग दे देंगे तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? पाई। तो साइन 2x का जो आवृत आएगा वो कितना आएगा? पाई आएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपने जो है क्या कर दिया, x/2 कर दिया, तो साइन x/2 करा है तो इसका मतलब क्या होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 2 पाई से, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 4 पाई आ जाएगा। समझ में आ गई बात? इसकी जगह और आपने क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिए आपको ये कह दिया कि साइन एक्स में फिर आपने ये कर दिया है 2x+3। लो, अब x की जगह आपने क्या कर दिया, 2x+3 कर दिया। इसका जो आवृत काल आएगा, मतलब आवृत आएगा, वो कितना आ जाएगा? तो t अपॉन में x के कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब प्लस की संख्या लेनी है, सीधी सी बात है। x के आगे जो भी संख्या आ रही है माइनस में हो तब भी प्लस की लेनी है, और प्लस में है तो प्लस की लोगे। अब साइन का कितना होता है? 2 पाई, तो ये लो 2 पाई। और अब x का गुणांक कितना है? 2, तो 2 का भाग दोगे। जैसे ही 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? पाई आएगा। ये लो, तो बताओ भाई, है साइन 2x का पाई है, साइन x/2 का 4 पाई है, साइन 2x+3 का पाई है। समझ में आ गई बात? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ये जो पहला पॉइंट लिखा कि fx का आवृत अगर t है तो f ऑफ xn का क्या हो जाएगा, f ऑफ x/n का क्या होगा, और f ऑफ ax+b का क्या होगा। ये तीनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये पहला पॉइंट आपके बहुत काम का है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से जरूर बन सकता है आवृत को लेकर के, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास में कि अगर मान लीजिए एफ एक्स एक फलन है और एक दूसरा फलन और आ गया अपने पास में जी एक्स या फिर पी एक्स क्यू एक्स, जो भी दो फलन मानने, एफ एक्स और पी एक्स मान लीजिए, सपोज करो, ठीक है, या आप दो फलन मान लीजिए पी एक्स और क्यू एक्स। चलो तो देखेंगे दूसरा पॉइंट, दो फलन, ठीक है, एक फलन है अपने पास में पी एक्स और दूसरा फलन है अपने पास में क्यू एक्स। तो दो फलन है पी एक्स और क्यू एक्स, ठीक। अब पी एक्स और क्यू एक्स है, अब हमसे ये पूछा है कि इन दोनों का आवृत तो समान है। दो फलन है पी एक्स और क्यू एक्स, तो दो फलन पी एक्स और क्यू एक्स का आवृत समान है, और वो आवृत है मान लीजिए टी, कितना है? टी। तो आपके दो फलन है जिनका आवृत आपको कह दिया कि समान आवृत है, और वो दोनों का आवृत मान लीजिए टी है। और अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर a का गुणा कर दिया जाए पी एक्स से, a कोई एक संख्या ले लो और एक b एक अपन ने कोई संख्या ले ली जिसका क्यू एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो a ऑफ पी एक्स प्लस बी इंटू क्यू एक्स का आवृत क्या होगा? इनका जो आवृत होगा का आवृत, तो देखो भाई, दो फलन पी एक्स और क्यू एक्स का आवृत समान है, टी है, तो a इंटू पी एक्स प्लस बी इंटू क्यू एक्स का जो आवृत होगा वो क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्तों इनका जो आवृत होगा वो आवृत भी आपका टी ही होगा। क्या होगा? टी ही होगा। समझ में आ गई बात? क्या होगा? का आवृत टी होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए, कितना होगा? टी ही होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। लो क्वेश्चन देखो, मान लीजिए अपने पास में है साइन एक्स जिसका आवृत है अपने को पता है 2 पाई, और
कॉस एक्स, इसका भी आवृत कितना है 2 पाई। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दो अलग अलग फलन है, दोनों फलनों का जो अपने पास में फल आवृत है, पीरियड है, वो दे रखा है 2 पाई 2 पाई। अब हमें जो है पूछ किसका लिया, देखो सपोज करो हमें पूछ लिया है अब किसका, तो देखेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है, तो हमें पूछ लिया 3 sin x प्लस 5 cos x। लो अब इसका बताओ, 3 sin x प्लस 5 cos x का, तो इनका जो आवृत आएगा वो इनका भी आवृत क्या आएगा, 2 पाई ही आएगा। तो अगर आपसे जो है मान लीजिए सीधे सीधे एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए कि 3 sin x प्लस 5 cos x का आवृत ज्ञात कीजिए, तो आप इसका आवृत ज्ञात करने के लिए टेंशन में मत आ जाना कि सर कैसे आवृत निकालेंगे। आप ये देख लेना कि जो दो फलन जुड़ करके ये फलन बना है साइन और कॉस, उनका आवृत समान है। अगर उनका समान है तो सीधे सीधे जितना उनका है उतना ही इसका हो जाएगा। अगर समान नहीं है तब क्या होगा, वो भी अभी अगले वाले पॉइंट में अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है। तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप निकाल ले जाओगे। तो इस प्रकार से आवृत पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब सपोज करो, देखो पहला वाला पॉइंट अपन ने देखा कि जब अपन x के अंदर किसी का मल्टीप्लाई करें, किसी का डिवाइड करें, किसी को जोड़े घटाए, यहां पर क्या हुआ, पहले दो अलग अलग फलन को जोड़ा, तब क्या होगा। अब मान लीजिए दो अलग अलग फलन ही अपन ने जोड़े, तीसरा पॉइंट, ठीक है। मान लो यही है, जैसे पी एक्स एक फलन है, तो इस पी एक्स का आवृत मुझे अलग से दे दिया, का आवृत दे दिया T1, कितना दिया T1। और एक दूसरा फलन है मान लो क्यू एक्स, तो क्यू एक्स का आवृत, और क्यू एक्स का जो आवृत है वो हमें दे दिया T2। तो हमारे पास में दो अलग अलग फलन है, एक है पी एक्स और एक है क्यू एक्स। पी एक्स का आवृत हमें दे दिया T1 और एक क्यू एक्स है, और क्यू एक्स का आवृत दे दिया T2। तो दो हमारे पास अलग अलग फलन थे, दोनों फलनों का जो हमारे पास में आवृत है T1 और T2 अलग अलग दे दिया। ऊपर वाले में क्या था, सेम, यहाँ पर क्या है, दोनों अलग अलग। अब हमारे को ये पूछा कि मान लो इनको जोड़ा या घटाया जाता है दोनों फलनों को, यानी देखो T1 T2 है, तो अब हमसे पूछा कि पी एक्स प्लस माइनस करा क्यू एक्स को, ठीक है। दोनों फलनों को या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, या फिर कर सकते हैं क्या, किसी संख्या का मल्टीप्लाई, यानी ए का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस माइनस कर दिया बी का क्यू एक्स के साथ में। तो देखो भाई, या तो दोनों फंक्शन को सीधे सीधे जोड़ा या घटाया, या फिर किसी संख्याओं का गुणा भाग करके जोड़ा या घटाया, तो फिर इनका जो आवृत होगा का आवृत, तो अब इनका आवृत क्या होगा, तो इनका जो आवृत होगा वो ना तो T1 होगा ना ही T2 होगा। तो सर क्या होगा, T1 T2 का गुणा नहीं, तो सर जो यहाँ किया कि T1 T2 इन दोनों को जोड़ा घटाया है, तो यहाँ पे हम भी T1 T2 को जोड़ेंगे घटाएंगे, नहीं भाई, हमें करना पड़ेगा T1 और T2 का एलसीएम ज्ञात। तो का आवृत क्या हो जाएगा, T1 व T2 का, इनका जो आवृत होगा वो क्या होगा, T1 और T2, यानी दोनों फलनों के अलग अलग जो आवृत है उनका T1 और T2 का एलसीएम। समझ में आ गई बात, क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा किसका, दोनों अलग अलग जो फलन है उन फलनों के आवृत का अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। समझ में आ गई बात, और एलसीएम का मतलब क्या हो गया, वो भी समझ में आ गया, लघुत्तम समावर्तक, दोनों का लिस्ट कॉमन फैक्टर जो है मल्टीप्लायर निकाल लेंगे। बस ये ध्यान रखना कि जो आप इनमें T1 और T2 का एलसीएम निकाल रहे हैं वो मूल जो आपने आवृत की पीछे अपन ने बात करी कि रिपीटेशन स्टार्ट होता है, उस बेसिक डेफिनेशन को फॉलो करता हो। ऐसा नहीं हो कि आपने T1 T2 का एलसीएम निकाला और वो जो है इनको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आई बात, तो वो जो है आपके इस बेसिक जो मूल डेफिनेशन है आवृत की, उसको फॉलो करने वाला होना चाहिए। समझ में आ गई बात, तो आपका इस प्रकार से आप आवृत पर आधारित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी के साथ में कुछ महत्वपूर्ण अपने पास में फलन है, जिन फलनों का आवृत आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। ऑलरेडी अगर आपको याद है
चीजें, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो आप देखते ही आंसर टिक करके आ सकते हैं। अगर नहीं याद करके जाएंगे तो आपको ही परेशानी होगी, इसलिए एक बार इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको जो है कुछ आवृत याद करवा देता हूं। जल्दी से नोट डाउन करिए। तो चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण फलनों के आवर्त लिख लेते हैं, पीरियड्स ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, चलिए। तो एक तरफ मैं लिखूंगा फलन, क्लियर, इधर मैं लिख रहा हूं फंक्शन जिनके अपन आवर्त लिखने वाले हैं, और इधर सामने लिख रहा हूं उसका आवर्त। ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आता है साइन एक्स कॉस एक्स। ये जो भी एक साथ लिखवा रहा हूं उन सभी के आवर्त एक समान है, इसलिए तो साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स और कॉसेक एक्स। भाई साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, इसलिए इन चारों का जो है आवर्त समान होगा, और वो आवर्त होता है कितना, 2 पाई। तो ये याद रखें, इनका आवर्त कितना है, 2 पाई है। दो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन बच गए, एक है टेन एक्स और एक है कॉट एक्स। तो टेन एक्स और कॉट एक्स का जो आवर्त होता है वो भी सेम होता है, और वो होता है पाई, क्योंकि ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पर यही सभी फलन आते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, यही। लेकिन इसमें क्या होगा, सभी फलनों का अगर हम मॉड ले लेते हैं, ठीक है, तो मॉड लेने के बाद यानी साइन एक्स, ऐसे ही मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ टेन एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स, मॉड ऑफ कॉसेक एक्स, बचा कौन सा, साइन कॉस टेन कॉट, तो मॉड ऑफ कॉट एक्स। और इन सभी का जो आवर्त है, इन सभी का आवर्त क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। तो वो इनके सामने ही लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा इधर आगे पीछे हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एरो मान लीजिए, ठीक है। इनके तो सामने ही है, ठीक। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इन सभी का अगर अपन मॉड ले लेते हैं तो फिर इनका जो है आवर्त क्या आएगा, पाई आ जाएगा। नंबर 4 पर बात आ जाती है कि अगर हमने जो है साइन कॉस सेक और कॉसेक जो ये चारों लिखे ना, इन चारों में अगर अपन इनको n टाइम्स कर देते हैं, यानी कि इनके ऊपर पावर जो है n लगा देते हैं, तब क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए साइन की पावर n x आ जाएगा, फिर कॉस की पावर n x आ जाएगा, फिर सेक की पावर n आ जाएगा, और कॉसेक की पावर n, ठीक है। तो इनका जो आवृत है, अब क्या आवृत होगा इनका, तो इनका आवृत अब अलग अलग आएगा, या तो इनका आवृत आएगा 2 पाई या फिर आएगा क्या, पाई। तो ये दोनों पॉसिबल है, इसलिए इनको ऐसे लिखिएगा एरो मार के, ठीक है, इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना। तो साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, और सेक की पावर एन, और कोसेक की पावर एन, मतलब इनके सभी के ऊपर पावर एन लगा दी, तो इनके आवृत दो आएंगे, या तो 2 पाई आएगा या फिर पाई आएगा। अब 2 पाई कब आएगा, जब आपके पास में एन विषम हो, एन क्या हो, एक ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, और एन अगर एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो फिर जो है ये आपके क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा इनका आवृत। क्लियर, ये याद रखना। नंबर 5 की बात करते हैं, तो नंबर 5 पर आ जाता है टेन की पावर एन एक्स और कॉट की पावर एन एक्स, ठीक है। तो टेन की पावर एन एक्स आ गया और कॉट की पावर एन एक्स आ गया। तो इनका जो आवृत है वो क्या होगा, तो इनका आवृत हमेशा पाई होगा, कितना होगा, पाई होगा। लेकिन कब, जब भी आपका एन एक कोई भी धन पूर्णांक है तब, ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है तब। तो एन क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए धन पूर्णांक। समझ में आ गई बात, पॉजिटिव इंटीजर है तो इनका आवृत क्या आएगा, पाई आ जाता है। इसके बाद में नंबर 6 पर आप नोट डाउन करेंगे कि अगर सपोज करिए हमारे पास में एक फलन है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, ठीक है, ये रहा, देखिए एक्स में से माइनस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, ठीक है। तो यहां पर जो है आपको बता दूं
कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट एक्स लिखा हुआ है ना, इसे अपन क्या कहते हैं, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है। और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, ये जो है अपना क्या आएगा, तो फ्रैक्शन पार्ट x आ जाता है। अपने को वहां नहीं जाना, आपको केवल इसका आवर्त याद करना है, और वो होता है 1। अब फ्रैक्शन पार्ट x कैसे, वो मैं भी आपको आगे समझाऊंगा, इसलिए बोला। ठीक, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस करते हैं तो इसका आवर्त जो है वो कितना आता है, 1 आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसको माइनस करने पर जो मैंने बताया फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, वो क्या होते हैं, वो भी अपन आगे जब फलन के प्रकारों के बारे में बात करेंगे, तब पावर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल, ये सब बात करेंगे, तब वहां पर आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, इसके बाद में नंबर 7 पर अपने पास में आता है कि अगर अपन ने जो मॉड में अपन ने फंक्शन लिखे हैं, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉट एक्स, मॉड टेन एक्स, इनको दो दो को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, कैसे दो को आपस में जोड़े हैं, तो देखिएगा 7वें नंबर पर, अगर मैं मॉड ऑफ साइन एक्स को जोड़ता हूं मॉड ऑफ कॉस एक्स के साथ में, ठीक है, या फिर मैं क्या कर देता हूं, तो इसका दूसरा वाला पार्ट यानी टेन एक्स को जोड़ देता हूं मॉड ऑफ कॉट एक्स के साथ, या फिर मॉड ऑफ सेक एक्स के साथ जोड़ देता हूं मॉड ऑफ कॉसेक एक्स। ठीक है, तो साइन और कॉस को जोड़ा, टेन और कॉट को जोड़ा, सेक और कॉसेक को जोड़ा, तो इनका जो आवृत निकल करके आएगा वो कितना आएगा, पाई/2 आएगा। लेकिन इसी के साथ में एक और लाइन याद करवा देता हूं अभी ही फंक्शन, और वो है आपका साइन की पावर 2n अगर हो जाए, और उसके साथ अगर ऐड कर दिया जाए cos की पावर 2n x को भी। ठीक है, तो ये चार अलग अलग साइन एक्स cos x ऐड हो गए, टेन कॉट हो गया, सेक कॉसेक हो गया, साइन और cos हो गया, तो इन सभी का जो आवृत है वो निकल कर क्या आता है, पाई/2 आवृत निकल करके आता है। तो आपको इन सभी का आवृत भी याद रखना है। इनका आवृत कितना निकल कर आ रहा है, पाई/2 निकल करके आ गया। तो देखिए साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉस एक्स कितना होगा, 2 पाई, टेन एक्स कॉट एक्स का पाई, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, इन सभी का अगर मॉड ले लिया तो आवृत हो जाता है पाई। अगर पावर एन लगा दी तो 2 पाई होगा, अगर विषम है तो पाई होगा, अगर सम है तो। लेकिन टेन और कॉट में पावर लगाने पर भी हमेशा पाई फिक्स रहेगा। एक्स में से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स निकाल दिया तो फिर 1 आ जाता है आवृत। ठीक, और अगर अपन ने मॉड लेकर के दो दो के पेयर बनाकर जोड़ दिया, तब इनका आवृत कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ जो है अपने पास में मैथमेटिक्स की बुक्स के अंदर ये कहा जाता है कि जो हमारे पास में ये आवृत आ रहा है, पीरियड आ रहा है, वो यूनिक है, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये यूनिक नहीं है। ये यूनिक है ऐसा कौन कह रहा है, तो ऐसा वो लोग कहते हैं जिनको ये लगता है कि भाई जब आपने आवृत होता है वो तो किसी भी फलन का एक मिनिमम वैल्यू होता है जहां से वो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो मिनिमम वैल्यू उसी को तो आवृत कह रहे हैं, तो बोले वो एक यूनिक वैल्यू है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, उसी वैल्यू पर जब ऐड करते जा रहे हैं तो अलग 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 वैल्यूज आती जा रही है, और वो वैल्यूज भी तो उसकी आवृत है, तो ये बात भी सही है। तो इसलिए जो है आप जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो टी होता है, उसे तो आप मूल आवृत कह सकते हैं, फंडामेंटल पीरियड कह सकते हैं, और उसके बाद में जो आगे जहां जहां भी वैल्यूज रिपीट होती है वैल्यू उसके मान पर, उनको जो है अपन आवृत कह सकते हैं। तो इस प्रकार का कभी जो है आपसे कोई मैथमेटिक्स में पूछ ले कि आवृत जो है यूनिक होता है या नहीं होता, तो आप इस प्रकार का जवाब देंगे कि भाई वो यूनिक कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। जो मानने वाले उनका क्या रीजन है वो भी बता दिया, नहीं मानने वालों का क्या रीजन है वो भी बता दिया। जो नहीं मानते हैं वो क्या कहते हैं, जो मिनिमम वैल्यू टी है ना, जो अपन ने पीछे पी या टी की बात करी थी जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, वो उसको कहते हैं ये मूल आवृत है, और इसके बाद में आगे जो 2p 3p 4p जहां जहां भी रिपीट होगा वो उसके बोले आवृत है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये जो है पहली वाली वैल्यू तो यूनिक ही है ना, ये तो अलग है ना, इसके बाद में आगे भले आ रहा हो ऐसा, तो वो अलग अलग थॉट है, उसमें कोई ज्यादा डिस्कस की बात नहीं है। अब ऐसे ही आवृत्ति वक्र भी होते हैं, वो केवल सुनना है, ज्यादा समझने की बात है नहीं कुछ। आवृत्ति वक्र का मतलब ये होता है, जैसे देखिए
साइन का अगर आप ग्राफ बनाते हैं, है ना, साइन का ग्राफ, तो साइन का ग्राफ यूं बनता है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि साइन के ग्राफ के अंदर ये जो डिस्टेंस होती है वो यहां मान लो x है, अभी बताऊंगा कितनी होती है, अभी मान लो x है, तो यहां से यहां भी कितनी होती है, x होती है, यहां से यहां भी कितनी होती है, x होती है। तो ये जो है आपके पाई डिस्टेंस होती है, ठीक है। फिर ये भी क्या होती है, पाई डिस्टेंस होती है, ये भी कितनी होती है, पाई डिस्टेंस होती है। और ये जो है इतना ग्राफ बनने के बाद में फिर ये रिपीटेशन स्टार्ट कर रहा है, देखो, है ना। तो यहां तक का, तो इसीलिए तो जहां से रिपीटेशन ग्राफ का स्टार्ट हो रहा है उस डिस्टेंस को अपन ने क्या कहा है, ये डिस्टेंस हो गई 2 पाई। और यही क्या होता है, साइन का आवर्त होता है, पीरियड होता है, ठीक है। इसीलिए तो साइन को अपन ने यहाँ पीरियोडिक फंक्शन कहा है। तो आवर्त वक्र का मतलब होता है कि ऐसे वक्र जो एक निश्चित दूरी एक्स अक्ष पर चलने के बाद अपनी पुनरावृत्ति करते हैं। तो ये कर रहे हैं ना, देखो 2 पाई डिस्टेंस चलने के बाद में ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही कॉस में भी होता है, ऐसे ही टेन में, कॉट में, सब में, टेन और कॉट में पाई पर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उन्हें अपन जो है ये जो ग्राफ बना इसी को अपन क्या नाम दे सकते हैं, तो इसी को अपन कह सकते हैं कि ये एक आवृत्ति वक्र है। आवृत्ति वक्र का मतलब क्या हो गया, पीरियोडिक कर्व है। पीरियोडिक कर्व की कोई डेफिनेशन वगैरह समझने की जरूरत नहीं है, जो आवृत्ति फलन की बात करी उन्हीं आवृत्ति फलनों के जो ग्राफ होंगे वो ग्राफ क्या कहलाएंगे, आवृत्ति वक्र कहलाएंगे। समझ में आ गई बात, इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। ये अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में परिबद्ध और अपरिबद्ध फलन क्या होते हैं उनकी बात करेंगे, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीजें आप ज्यादा डिटेल में रियल एनालिसिस वाला पोर्शन जब अपन पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में बात करेंगे। यहाँ केवल थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा ताकि आगे अगर कभी इस वर्ड को मैं यूज करूं तो आपके दिमाग में रहे कि अच्छा ये है, बाकी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रहे, और कुछ नहीं। देखिए, हेडिंग डालेंगे परिबद्ध और अपरिबद्ध फलन। ये केवल आपको जो है फलन वाले टॉपिक में जितनी जरूरत पड़ सकती है ना उस हिसाब से बता रहा हूं अभी। तो परिबद्ध व अपरिबद्ध फलन, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन। अब बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शंस क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले मान लो कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, क्या है, एफ एक्स एक फलन लिया, और इस एफ एक्स फलन का मान हमेशा, मतलब इसके अंदर एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, हमेशा इस एफ एक्स का मान अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, मान लो कैपिटल एम, उससे हमेशा छोटा आ रहा है, उससे हमेशा क्या आ रहा है, छोटा आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह फलन जो है कहीं ना कहीं तो बाउंड हो रहा है, कहीं ना कहीं तो ऐसा हो रहा है ना कि भाई बंद गया, बस अब इससे आगे जो है इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, है ना। उसी को तो क्या कह रहे हैं, बाउंडेड फंक्शन टाइप का। अब ये कैसा बाउंडेड है, तो देखो परिबद्ध फंक्शन जो होते हैं, बाउंडेड फंक्शन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऊपरी परिबद्ध और एक होता है निम्न परिबद्ध, ठीक है। ऊपरी परिबद्ध का मतलब होता है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना वो पहले से डिसाइड है, उससे हमेशा फलन का मान क्या आएगा, नीचे ही आएगा, उससे ऊपर कभी नहीं आ सकता। तो ये जो फलन है इसमें जो ये एम है ये आपकी ऊपरी सीमा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ऊपरी सीमा, अपर लिमिट। और जो ये आपका फंक्शन है वो कैसा है, तो ये ऊपरी परिबद्ध कहलाएगा। क्लियर, ऊपरी परिबद्ध कहलाएगा। तो ये आपके समझ में आ गया, क्लियर। ऊपरी परिबद्ध फलन का मतलब क्या होता है, ऐसा फलन जिसका मान जो है एक पर्टिकुलर कोई निश्चित मान है एम, उससे हमेशा छोटा रहे, तो वो एम जो है उसकी ऊपरी सीमा कहलाएगी, और जो फलन है वो ऊपरी परिबद्ध कहलाएगा। ऐसे ही हो सकता है कि इस फलन का मान एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू होगी स्मॉल एम, ठीक है। आप चिन्ह कोई भी स्मॉल एम, कैपिटल एम की जगह स्मॉल पी, कैपिटल पी यूज कर सकते हैं, एक्स और वाई यूज कर सकते हैं, कुछ भी करें, ठीक है। जनरली किताबों में स्मॉल एम और कैपिटल एम मिलता है, इसलिए अपन ने ये यूज किया है। रियल एनालिसिस की जो मलिक साहब की अच्छी किताब आती है, उसका एग्जैक्ट अभी वो SC मलिक है ऐसा कुछ करके है, उनकी बहुत अच्छी किताब है, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए
m जो है वो ऊपरी सीमा है। ऐसे ही एक मान लो फलन का मान हमेशा किसी एक छोटी से छोटी वैल्यू से हमेशा ज्यादा आएगा। क्या आएगा? हमेशा ज्यादा आएगा, उससे कम नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगी? निम्न सीमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निम्न सीमा। और ये जो फलन है वो कैसा कहलाएगा? निम्न परिबद्ध कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? निम्न परिबद्ध कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये है आपका क्या? ऊपरी सीमा और ऊपरी परिबद्ध। ये है निम्न सीमा और निम्न परिबद्ध। अब जरूरी तो नहीं है कि फंक्शन एक ही तरफ से बाउंड किया गया हो सकता है तीसरा फलन इधर ही देख लीजिए कि कोई फलन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू भी फिक्स है, यानी अधिकतम वो कितना जा सकता है वो भी फिक्स है, उससे फिर हमेशा वो छोटा रहेगा, और नीचे भी कम से कम कितना आ सकता है वो भी फिक्स है। तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों अगर जो है किसी फलन के लिए डिफाइंड है तो फिर वह फंक्शन कैसा होगा? तो वह फंक्शन जो है आपका परिबद्ध फंक्शन कहलाएगा। ये तो आपका ऊपरी परिबद्ध है, ये निम्न परिबद्ध है, और ये कैसा होगा? परिबद्ध फलन होगा। ये कैसा फलन होगा? परिबद्ध। समझ में आ गई बात? ये कैसा फलन होगा? परिबद्ध फलन होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट? क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों ही पहले से फिक्स है, तो ये परिबद्ध होता है। तो सर आपने परिबद्ध परिबद्ध की बात करी, ये अपरिबद्ध फलन फिर नाम क्यों लिखा? अरे भाई अपरिबद्ध इसलिए लिखा कि मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, और इस एफ एक्स की ऊपरी सीमा या फिर निम्न सीमा कोई भी एक या दोनों ही अगर अनंत है, क्या है? अनंत है, ठीक है, तो फिर ये अपरिबद्ध हो जाता है। तो इसकी ऊपरी सीमा, ऊपरी या निम्न सीमा में से कोई एक या कोई एक या दोनों अनंत हो तो, ठीक है, तो ऊपरी सीमा या निम्न सीमा में से कोई भी एक सीमा इसकी क्या हो? इनफाइनाइट हो जाए, यानी मान लो ये कैपिटल एम की वैल्यू इनफाइनाइट होती तो फिर ये अपरिबद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा, या स्मॉल एम की वैल्यू मान लो माइनस इनफाइनाइट हो जाए तब ये एक अपरिबद्ध हो जाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि स्मॉल एम कैपिटल एम दोनों ही इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट हो जाए, तो ऐसे में फिर जो है क्या हो जाएगा? फलन आपका अपरिबद्ध होगा, अनबाउंडेड, क्योंकि इनफाइनाइट तक तो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो वो अनबाउंडेड है, वो बंधा हुआ नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। अब आप सीधा सीधा समझो भाई, बाउंड करने का मतलब क्या है? बांधा हुआ। अब बंधा हुआ अगर कोई बंदा है तो वो कहां तक जाएगा? उसकी एक लिमिट होगी, 10 मीटर। जैसे अपने आप तो इसको ऐसे समझ लो, सीधा सीधा सा लो, देखो एक अपने घर पर भैंस है, उसको आप खूंटे से बांध के रखते हो, है ना। अब उस खूंटे से वो भैंस कितनी दूरी तक जा सकती है? जितनी उसके गले में रस्सी है उतनी दूरी तक ही तो जाएगी। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो जा सकती है कि वो उस रस्सी को एकदम स्ट्रेट कर देवे, है ना। और मिनिमम क्या कर सकती है? खूंटे के पास आकर के बैठ जाए। तो जो रस्सी की मैक्सिमम डिस्टेंस है वो तो हो गई ऊपरी सीमा, और एकदम खूंटे के पास आकर बैठ जाना हो गई उसकी निम्न सीमा। लेकिन सपोज करो एक भैंस है जो खुली है, खूंटे से बंधी हुई नहीं है, अब वो कहां तक दौड़ेगी आपको थोड़ी पता है? और हो सकता है कि वो वहीं बैठी रहे, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपरी सीमा, निम्न सीमा या परिबद्ध और अपरिबद्ध फलन क्या होते हैं। हमारे पास ऐसे फंक्शंस आएंगे जिनकी वैल्यू हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी उससे कम आएगी, तो हम उसे कह देंगे कि वो उसकी ऊपरी सीमा है। और कई बार ऐसे फंक्शन आएंगे कि उसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, लेकिन पर्टिकुलर एक वैल्यू होगी उससे हमेशा बड़ा ही मान आएगा, तो फिर उसे कह देंगे निम्न सीमा, यानी इससे तो कम कभी नहीं आएगा। जैसे अपने पास में जो है आपके एग्जाम में है, तो एग्जाम के अंदर आपका मान लो सेकंड ग्रेड में जैसे रूल है कि भाई आपको 40% नंबर लाने ही है। अब मान लीजिए आपके 100 नंबर का पेपर होता, तो 100 में से आप की जो ऊपरी सीमा है वो तो हो गई 100 नंबर, क्योंकि आप 100 में से 100 ला सकते हो। और निम्न सीमा क्या है आपके सिलेक्शन होने की? तो निम्न सीमा है 40 नंबर। अगर 40 से कम आ गए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों डिसाइडेड है। लेकिन अगर सपोज करो
आपको खाली पेपर दे दिया, मैक्सिमम मार्क्स उसमें कुछ बताए ही नहीं, तो आप तो जितना अच्छा लिखते जाओगे उसके नंबर उतने ही बढ़ते जाएंगे। बोल दिया मान लो आपको कि आपको जो है आपके नंबर, आपकी किताब है, इस किताब में से जितने प्रश्न बनाने हैं बनाते जाओ और जितने आंसर लिखने हैं लिखते जाओ, हर क्वेश्चन का आंसर जो है नंबर 10 नंबर होगा, तो विद्यार्थी के जितने दिमाग में प्रश्न होंगे वो तो बनाते जाएगा। तो कोई ऊपरी सीमा फिक्स हुई क्या उस एग्जाम की? नहीं। कोई निम्न सीमा हुई क्या? नहीं, क्योंकि वो विद्यार्थी हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन बनाए ही नहीं जो किताब में हो, वो अपनी मर्जी से कुछ किताब क्वेश्चन बना ले, तो उसके नंबर किस बेस पे दोगे फिर? समझा ही बात है। ऐसे ऊपरी सीमा और निम्न सीमा क्या होती है, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में आपके पास में कुछ जो है इंपॉर्टेंट अपने पास में फलन आते हैं, जैसे कि घात फलन आता है जिसे अपन पावर फंक्शन कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, पॉलिनोमियल आते हैं, इनवर्स फंक्शन आते हैं, लॉगरिथमिक आते हैं। इन सभी फलनों के बारे में अपन जो है एक एक फलन की पूरी प्रांत क्या होती है, उसकी रेंज क्या है, उसका ग्राफ कैसा बनता है, उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एक एक फलन को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके बाद में आपका ये फलन वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है आज तक की इस क्लास को समझ पाए होंगे, और अब आपकी क्लासें जो है कंटिन्यू शुरू हो जाएगी, आज से शुरू हो गई है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, तो 3 जनवरी से अपन साथ जुड़ गए हैं वापस। अब आपको जो है सितंबर तक हम लगातार पढ़ाते रहेंगे और आप पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।